Assalamu alaikum and welcome to the fourth episode of Ask Talala. Technically, it's the third episode. I think it should be a third episode because पिछली episode में did not share anything other than sharing an experience of being at an event. It's a good event for us. We kind of enjoy it almost every year. Moving on, I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे. Unfortunately, पाकिस्तान के हालात इस वक्त कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं. कुदरती आफात की वजह से लोग बेइंतहा मुतासिर हुए हैं. सो जस्ट बिफोर वी गेट ऑन विद आवर टॉपिक्स फॉर द डे, प्लीज़ अगर आप लोग किसी किस्म की भी डोनेशन कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं, प्लीज़ मेक श्योर यू आर डोनेटिंग. आई पर्सनली प्रेफर टू डोनेट टू द अल खिदमत फाउंडेशन बिकॉज इट्स अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म. जहाँ आप डोनेट कर रहे हैं वो उसकी पहुंच लोगों तक ही होगी, ज़रूरतमंदों तक ही होगी. और इंशाल्लाह भला मियाँ जो लोग सरवाइव कर गए हैं उनका हामी नासिर हो, और जो लोग इंतकाल कर गए हैं इस सारे हादसे की वजह से, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उनके लिए अगला जहान आसान करे. अच्छा, मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. इट कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी राइट, लेकिन पाकिस्तानी यूजुअली दो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. एक होती है कि सब कुछ कर देंगे हम लोग दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, जिन्हें हेल्प चाहिए हर किस्म की और डिफरेंट कैपेसिटीज में. ज़रूरी नहीं होता कि कोई अमीर होगा तो ही वो सपोर्ट करेगा. बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज, मी बिलोंगिंग टू वन माई सेल्फ, पूरी कोशिश होती थी हमारी कि जितना हम सपोर्ट कर सकें लोगों को उतना सपोर्ट किया जाए. माशाल्लाह से सदकात का एक सिस्टम है जो हमारे बड़ों ने एक बिल्ड किया था, और वो उस पे चलता रहता है. उसके ऊपर मैंने नहीं देखा कभी तक कि मेरी जनरेशन के लोग या मेरे साथ वाले जो भी लोग थे वो उसके ऊपर कोई कंजूसी करते हों या अवॉइड करते हों. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, विच इज़ ग्रेट टू सी. या लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई बिलीव हदीस भी है कि अगर आपको अपने रिस्क में इजाफा चाहिए तो आप सदक़ात और खैरात किया करें. सदक़े और खैरात जो हैं ये काम आते हैं, और दौलत जो है उसको एक रोटेशन में ही रहना चाहिए, तभी वो किसी के काम आती है. अच्छा, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, कि पाकिस्तानी दो एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. एक एक्सट्रीम वो है जहाँ पे हम लोग लोगों की और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि वो सेटल हो जाए, मतलब किसी तरीके से वो निकल जाएं, जिस भी मुश्किलात का वो शिकार हैं वो सब कुछ मतलब सेटल हो जाए. दूसरी एक्सट्रीम वो होती है जहाँ पे हम टांग खींचते हैं, जहाँ हम हर उस इंसान की टांग खींचते हैं जो हमसे आगे निकल रहा होता है, निकलने की कोशिश कर रहा होता है, स्ट्रगलिंग फेज में होता है. हमारी कोशिश होती है कि बस इसको भी खींच कर ना यहाँ अपने साथ नीचे ही बिठा लें. आज का टॉपिक टेक्निकली मेरा यही था, मैंने इसी पे बात करनी थी, बट क्योंकि ये दीज एपिसोड्स, दीज रिकॉर्डिंग्स आर अनस्क्रिप्टेड, एब्सोल्युटली अनस्क्रिप्टेड. दिस इज माय नोटबुक, $2 की खरीदी थी. दिस इज माय नोटबुक जो कि आई यूज इट टू पुट डाउन एनी नोट. कोई टॉपिक मेरे जहन में आ जाए, आई प्रेफर के टू राइट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर, सो आई कीप दिस विद मी ऑल द टाइम. इवन व्हेन आई एम एट वर्क, व्हेन आई एम आउटसाइड समवेयर, आई यूजुअली हैव दिस वन इन माय बैकपैक और इन माय स्लिंग बैग. सो आई ऑलवेज हैव दिस ऑन मी. फोन पे भी लिख लेती हूँ नोट्स, लेकिन जो जो बात पेन और पेपर की है ना, वो फोन की नहीं है. सो एनीवेज, these episodes are absolutely unscripted. The only thing that I have is like I write down topics here and then I go with like okay, इस पे बात हो सकती है, इस पे बात हो सकती है, इस पे बात हो सकती है. तो आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ द डे है, जो मैंने सोच के रखा हुआ था, वो है क्रैब मेंटेलिटी ऑफ पाकिस्तानीज. अब क्रैब मेंटेलिटी है क्या? क्रैब मेंटेलिटी एक थेरी है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. किसने किया था मुझे नहीं पता, किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो भी साइंटिस्ट थे या जो भी थे, फिलोसफर्स थे, whoever, एक टब के अंदर उन्होंने बहुत सारे क्रैब्स को रख दिया. अब उसमें से जो क्रैब भी क्लाइम करके ऊपर पहुंचने की कोशिश करता था ताकि वो एस्केप कर जाए उस टब में से, उस बाल्टी में से, बाकी जो क्रैब थे ना वो उसको उसको पकड़ के नीचे खींच लेते. तो एट द एंड उसका आउटकम क्या था कि उनमें से कोई भी वहां से एग्जिट नहीं कर सका. वो सारे के सारे उस टब के अंदर ही रह गए, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को निकलने नहीं दिया. पाकिस्तानी किस किस्म की मेंटेलिटी है? अगेन, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, these are my opinions. If I could be wrong, who knows? And I could absolutely not be wrong. पाकिस्तान में क्या है कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी, कोई खातून या कोई मर्द आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और कोई या वो किसी से मशवरा मांगेंगे या उनको वैसे ही उनको कोई जानने वाला देखेगा कि यार ये ऐसे कर रहा है या कर रही है, बहुत कम होता है कि कोई आपको इनकरेज करेगा कि यार गुड, गो फॉर इट, यू कैन डू इट, और दिस इज ग्रेट. यूजुअली लोग आपको कहेंगे यार क्या जरूरत है, फजूल में ना, एक तो टाइम जाया कर रही हो, टाइम जाया कर रहे हो, एम ही बस लगे हुए हो फजूल का, क्या कर लोगे, रहने दो, वगैरह वगैरह. या फिर अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपनी शादी के और काफी टाइम के बाद, इफ दे आर ट्राइंग टू परस्यू एजुकेशन,
दोबारा से करना चाह रहे हैं, कोई मास्टर्स करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, एंड पीपल वुड गो लाइक, हाँ आप कैसे करोगे, इतना अरसा हो गया, इतनी उम्र के बाद, और वो इनकरेज नहीं करेंगे, वो आप को उल्टा डिग्रेड करेंगे। और वो लोग खुद भी कुछ नहीं कर रहे होते, खुद भी नहीं कुछ करना, जो कर रहा है उसको करने भी नहीं देना। कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे आके आप फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट लेना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप उसके बिजनेस को सपोर्ट करें, आप उल्टा उनको नुकसान पहुंचाएं ताकि वो बंद ही हो जाए बिजनेस इवेंचुअली। क्योंकि आपने नहीं किया ना, तो कोई और कैसे कर सकता है। इसी तरह जो लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो सेटल हुए हैं या नहीं हुए हैं, बाहर के 100 मसले होते हैं, 100 झमेले होते हैं, इतना इजी नहीं होता जिस तरह से लोगों को लगता है गालिबन कि इतना आसान होता है। और अब ये जबकि मैं खुद यहाँ रह रही हूँ, मैंने भी इन बात नोटिस की है, लोगों को शायद वाकई ये लगता है कि यहाँ पे या तो दरख्तों पे पैसे लगते हैं, या फिर कोई इलीगल कारोबार करके लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं, कि इनके पास तो बहुत पैसा है। किसी के पास बहुत पैसा नहीं होता। तो वो करते क्या है खैर कि उधार मांगना शुरू कर देंगे, या कुछ घर वाले काफी मीन होते हैं, कुछ घर वाले काम करवाते रहेंगे, वो अगले को नचोड़ के रख देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो शख्स बाहर गया होता है उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा होता। वो जब वापस आते हैं कई कई सालों के बाद, स्पेशली पीपल हु मूव टू मिडिल ईस्ट इन लाइक 90s और बिफोर, व्हेन दे रिटर्न, तो जिनको वो पैसे भेज रहे होते हैं उनकी बेहतरीन कोठियां छोटियां गाड़ियां सब कुछ होता है, उनके खुद के पास कुछ भी नहीं होता। वो खुद और उनकी फैमिली कंगली होती है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने बहुत क्लोजली देखी हैं, एंड वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड एट वन टाइम मेरे समझ लें ताया, नॉट माय डायरेक्ट ताया, बट रिश्ते में और उम्र के हिसाब से अगर देखें तो गालिबन मेरे ताया समझे, एक बार ही सेड टू मी, अल्लाह पाक उनकी मफरत करे, उनके लिए अगला जहान आसान करे, आमीन। ही सेड टू मी वंस कि जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो कोई आपका नहीं होता, कोई रिश्तेदार आपका नहीं होता, कोई भी आपका नहीं होता। एंड आई हैव फाउंड दैट टू बी वेरी ट्रू। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सच कोई दुनिया का है ही नहीं है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जो भी लोग इस बात को डिनाई करते हैं, आई थिंक वो डिनाइल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ड्रिफ्टिंग ऑफ दैट एक्चुअल टॉपिक हियर। तो क्रैब मेंटेलिटी ऑफ पाकिस्तानी, सो पाकिस्तानी का ये हिसाब है कि यार मेरे पास नहीं है ना, तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अब उसकी एक और एग्जांपल, इट कुड बी अ रॉन्ग एग्जांपल, बट यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई फील लाइक उसकी एक एग्जांपल जो है वो हमारे मुल्क के एक फैमिली व्लॉगर भी हैं शायद, क्योंकि उनकी अपने भी मुंह से काफ़ी सारी ऐसी बातें निकलती हैं जो कि रीज़न बनती हैं, वो जिन जिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनको फिर पाकिस्तान से भागना पड़ जाता है आए दिन। लेकिन उसकी एक रीज़न ये भी है कि लोगों में जलन है, लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि यार हमारे पास नहीं है, इसके पास कैसे है और क्यों है, ये कैसे हो गया। क्योंकि वो एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका किसी किस्म का एक्सपोजर नहीं था, वो ऑल ऑफ अ सडन एंटर होता है एक इंडस्ट्री के अंदर, एंड नाउ ही हैज लाइक मिलियंस एंड बिलियंस एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। तो आई फील लाइक उसकी एक रीजन ये भी थी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता यार, क्यों है इसके पास, क्यों है इतना। एंड अगेन आई कुड बी वेरी रॉन्ग, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उनकी अपनी जुबान भी है। जुबान जो है वो भी इंसान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा जिस चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है ना, वो आपकी जुबान से निकली हुई बातें हैं। और बिल्कुल वही बात है कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर, उसको फिर आप नहीं पकड़ सकते। देन यू आर जस्ट लाइक यू आर डन। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम बोलने में ही आफियत है। मेरा तो यही मानना है। मेरे ख्याल से इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर रह जाते हैं इस मामले में। मैंने काफ़ी सारे एक्सट्रोवर्ट्स देखे हैं जो जिनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं, वो बोलते बोलते काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। एनीवेज, तो उसकी एक एक मेरे ख्याल से इसमें जो है ना, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को भी हम देख नहीं सकते कि कैसे यार इनके पास है तो कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होगा। और इस तरह के बहुत सारे काम हैं मेरे खुद के साथ, इस तरह के बहुत सारे वाकयात मेरे अपने घर पे हुए थे। लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरे पास या मेरे बहन भाइयों के पास या मेरे घर वालों के पास कोई चीज़ है तो क्यों है, बस किसी तरीके से हमसे जो है वो चीज़ ले ली जाए, और उसका इस्तेमाल किसी के पास ना भी हो, बस उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे। जेलसी और इस इसके अंदर रहते हैं ना जो लोग, ऐसे हैं पाकिस्तानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे हैं, मेरा शायद एक्सपीरियंस ही ऐसे हैं। इवन तो लोग मुझे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारे जो हैं वो लोग ऐसे भी मिले हैं जो कि सबक थे, प्रॉपर लेसन्स, लाइफ लेसन्स। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बड़े ज़रूरी होते हैं लाइफ लेसन्स। एनी हाउ, तो अगर आप लोगों को ऐसे लोगों का पता है ना आपकी सराउंडिंग्स में, जो कि आपको हो यार मैं कुछ करना चाहता हूँ ना, तो हमेशा मुझे ये बंदा आके या ये बंदी आके डिग्रेड करती है मेरे आइडियाज़ को, मेरे प्लान्स को, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको। आप अगर अपने 30s में हैं,
कोई खातून है या कोई मर्द है और आप दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। मशवरा आपने हमेशा उस इंसान से लेना है जो आपको इनकरेज करे और अच्छी बातों पे इनकरेज करे, गलत बातों वाली बात नहीं करनी। जो आपको इनकरेज करे और जो आपको बेहतर मशवरा दे। आप फॉर एग्जांपल कोई आपसे मशवरा ले रहा है कि यार मैं क्या करूँ कि मैं जो है वो पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शुड आई गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिल्कुल पक्की वाली इलेक्ट्रिकल, या फिर मैं जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाऊं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा एआई से, साइबर सिक्योरिटी से, उन चीज़ों से। और अगर आपको पता है ना सही वाला मशवरा, अगर आपको पता है सही वाली बात, तो आप उसको सही वाली बात बताएंगे जो कि ये है कि यार go for computer sciences and get some exposure to AI and other stuff. Nothing wrong with electrical engineering. I am myself an electrical engineer. लेकिन इस वक्त जहाँ दुनिया जा रही है ना, आपने उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा चैनल करना है। आप देख रहे हैं जी एआई, ज़माना ही एआई का है भाई। आगे सारा काम ही उस चीज़ के ऊपर हो रहा है। आगे क्या, इस टाइम काफ़ी सारा शुरू हो चुका है। हम लोग अपने वर्क प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली इन रियलिटी। तो आप उसको मशवरा देंगे ये अच्छा, अगर तो बंदा आपको ये मशवरा दे रहा है ना, छोड़ो यार, क्या करने को डिग्री करके, अभी तो की है तुम्हारी डिग्री, अभी तो खत्म हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज नॉट द पर्सन यू वांट इन योर लाइफ, जस्ट राइट दिस डाउन, दिस इज नॉट समबडी यू वांट इन योर लाइफ। तो एक तो ये बात होगी, बहुत ज़रूरी बात है ये, ठीक है। तो आपने बहुत सोच समझ के और सिर्फ उन लोगों से मशवरा लें जो आपको लगता है कि आपको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी में करते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको पता हो। समटाइम्स कोई और दोस्त, रिश्तेदार, क्या आपके अपने बहन भाई, आपके अपने पेरेंट्स इस किस्म की सिचुएशंस आपके लिए पैदा कर देते हैं कि आप कहते हो यार वो मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा कभी, आई जस्ट कैन नेवर डू इट। डोंट बी अराउंड दोज पीपल, ऑल्सो डू नॉट बी वन ऑफ दोज पीपल। आपसे कोई मशवरा मांग रहा है, आपने अच्छा मशवरा देना है। मशवरा एक अमानत होती है, अमानत पे ख़यानत नहीं करते होते, ये हमारा मजहबी बिलीफ है। तो बुरा मशवरा कभी किसी को नहीं देना। आपने वही मशवरा देना है जो आपको पता है कि यार मैंने ये ईमानदारी से और अपनी अक्ल, अपनी फ़हम के हिसाब से ये मशवरा दिया है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि यार मैं आपको क्या ठीक मशवरा दूँ, अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लें उस सिचुएशन से, उस बात से, उस सवाल से। कह दें कि यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या होना चाहिए इसके बारे में। या फिर आप ये कह दें कि यार मैं आपको, आई लुक दिस अप फॉर यू, I will research on this, whatever the query may be, and I will provide you the information to the best of my knowledge. लेकिन गलत मशवरा मत दें किसी को, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, हो गया क्रैब मेंटेलिटी। मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास क्यों है, तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। और चीना झपटी, गलत मशवरे, डिग्रेडेशन, इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से महफूज रहें। ना खुद उन लोगों में से बने जो ये काम करते हैं, और ना ही उन लोगों में से बने जो ऐसा करने वालों का विक्टिम बनते हैं। बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक ही ज़िंदगी है, इट्स नॉट दैट लॉन्ग, यू नो। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें भाई। अच्छे लोग, आई मीन जो खुद भी खुश रहते हैं, जो आपको भी खुश देखना चाहते हैं, उन लोगों में उठे बैठे, उन लोगों से बातें करें। और देखिएगा आपकी अपनी सोच पे, आपकी ज़हनियत पे, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा इस चीज़ का। और आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ जब अच्छी होती है तो आपके बाकी सारे काम भी अच्छे अच्छे होते हैं। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर काम करना। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ द एग्जांपल दैट आई जस्ट गेव, कि अगर आपने कोई एजुकेशन स्टार्ट करनी है दोबारा से, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर कोई आपसे डिग्री करने के लिए मशवरा मांग रहा है या क्या वगैरह वगैरह, अगर आप ऑलरेडी एक डिग्री होल्ड करते हैं, और डिग्री आपको लाजमी होल्ड करनी चाहिए। आई विल एब्सोल्युटली नेवर बिलीव इन द क्रैप ऑफ दोज पीपल हु से कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है वगैरह। एजुकेशन आपके लिए हमेशा ज़रूरी है, ज़रूरी रहेगी हमेशा हमेशा। तो पढ़ाई तो आपने करनी है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप 6 7 8 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि यार अब मैं ना दोबारा से आई शुड वांट टू गो बैक टू स्टडीज़ और टू स्कूल और टू गेट समथिंग एल्स डन। आई पर्सनली वुड सजेस्ट कि आप दोबारा से एक और 2 से 3 साल की कोर्स के साथ कमिट करने से पहले आप एक बार एक्सप्लोर कर लें कि आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस क्या हैं इस टाइम पर। क्योंकि वहाँ से जो है ना इस टाइम, मेरा ये ख्याल है, अगेन माई पर्सनल ओपिनियन, और ये वही काम है जिसके ऊपर आई एम वर्किंग माई सेल्फ, कोई और बात मैं नहीं शेयर करूँगी। मेरा ये ख्याल है इस टाइम कि आप लंबी डिग्रीज के मुकाबले में शॉर्ट कोर्सेज काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। क्योंकि लंबी डिग्रीज, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब तक इंडस्ट्री और चेंज हो चुकी होती है। फिर आप
इसी साइकिल के अंदर रहेंगे कि अच्छा मैं ये सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स हैं आई थिंक, और कुछ न्यू एडवांसमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि शॉर्ट कोर्सेज से सीखी जा सकती हैं 100%। आई डिड अ कोर्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम कोर्सेरा। आई एम ऑलरेडी इनरोल्ड इन अनदर कोर्स, वो भी नहीं बताऊंगी जब तक ख़त्म नहीं होगा। एंड लाइक आई एम डूइंग दीज थिंग्स, एंड इसमें कुछ आपको मिल जाएंगे फ्री कोर्सेज, कुछ मिल जाएंगे आपको पेड कोर्सेज। कोर्सेरा पे आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी फ्री कोर्सेज लेटली, सारे ही पेड थे, लेकिन वहाँ पे आपको फाइनेंशियल एड अवेलेबल होती है। यूटिलाइज दैट, अच्छी से एप्लीकेशन दें, क्यों आपको फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए, इट वुड बी सॉर्टेड आउट। उसके अलावा यूडेमी, कोर्सेरा, गूगल सर्टिफिकेशन, सिस्को सर्टिफिकेशन, और है अभी उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जीरा आई थिंक, जीरा सर्टिफिकेशन, एल्स्टेशियन समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आई विल लिंक इट अप एक्चुअली, आई विल लिंक those in the video so that it's easy to find those things. वहाँ से यू कैन यूटिलाइज those things। वहाँ पे ढूंढने कि क्या कोर्स है जो आपको अपील कर रहा है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। क्या आप एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप आईओटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना, प्लम्बिंग भी सीखनी है तो उसके कोर्सेज भी होते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं घर बैठे हुए। इंटरनेट की इतनी बड़ी फैसिलिटी हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को बैठ के 24 घंटे इंटरटेन करते रहें, सिर्फ रील्स देखते रहें, बस अंगूठा घुमाते रहें। इंटरनेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे, उनको उसको यूटिलाइज़ करें। जाके सर्च अप करें कि यार मैंने ये पढ़ाई की हुई है, अभी मुझे लगता है कि मुझे अपने वर्क पे अगर मैं पावर बीआई सीख लूँ तो मुझे ज़्यादा काम आएगा, तो पावर बीआई सीख लें। उसको यूज़ करें, उसके बाद उसकी अप्रोच से जो है आप अप्लाई करें, फर्दर अपनी प्रमोशंस अप्लाई करें अपने लिए। अगर आपको कोई रेस चाहिए अपनी जॉब पे, बहुत टाइम हो गया आपको रेस नहीं मिल रहा, तो उनको बताएं कि आपको क्यों रेस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि बैठ के इंतज़ार करें साल के एंड पे कोई गंदा सा रेस पकड़ा देंगे, फिर कहें यार ये क्या मुझे मिल गया। तो अपने आप को इम्प्रूव करें विद टाइम, सिर्फ टाइम मत ज़ाया करें, इतना टाइम नहीं होता ज़िंदगी में। तो एक्सप्लोर करने, अगर कोई है ऐसा, कोई भी ऐसा है जो कि who wants to continue their education, explore these options, very good options. And I'm telling you, I'm sharing this with you because I have used these options. Otherwise, I would not. And I am using this option as of like right now, today. So please explore these things, look these up, upscale yourself. So moving on to the first question ever on this channel. Thank you so much for sending in. And I sincerely apologize for responding very, very late to this. जुलाई में मुझे ये ईमेल आई थी, but unfortunately I was extremely busy. I was traveling for work in July. I was not at home. July was in general busy ही था, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, आगे अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इस तरह के बिजी रहते हैं मंथ्स। बट आई सिंसियरली apologize. I should have replied to you sooner. I did, however, research on this because this is not exactly something that I know about. So I looked up a lot of this information that I can share with you. So I'm going to read out the email first. Okay. So, greetings, Lala. I'm a veterinarian working in Pakistan for the last 3 years. I have cleared the licensing exam of North America and also have found a job in Canada. My employer just got an LMIA and I'm going to file the work permit soon. The tricky part is work permit from Pakistan are getting rejected for no solid reasons at all. Two of my colleagues got their work permit refused despite being legitimate candidates and professionals. I know refusal depends on the case, but I personally know them and I can't understand that the fact that IRCC would reject licensed veterinarians with years of experience, with a legit background and home ties. I need your input on how to make my case bulletproof so that the chances of visa approval are max. The situation in Express Entry is doomed as the CRS scores are cutting above 500, and I also did not apply for Express Entry as I think IRCC might see my intentions as not temporary if I apply work permit while having an Express Entry profile. Looking forward to hear from you. Thanks and regards. अच्छा जी, तो ये एक साहब हैं जो कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान में वेटरनेरियन हैं। इन्होंने अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, कनाडा में जॉब भी है और एम्प्लॉयर ने इनको LMIA भी ऑफ़र कर दिया। LMIA right now in Canada is like gold.
it's really gold. I hope they are paying you, like they are committing to pay you good wage, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे बड़ी एक्सप्लोटेशन भी चल रही है एलएमआई को लेके। तो इनके दो कॉलीग्स जो कि प्रोफेशनल्स हैं और अच्छे कैंडिडेट्स थे, उनके वीज़ाज रिजेक्ट हो चुके हैं एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो बहुत बुलेट प्रूफ हो। सीआरएस के स्कोर जैसे आपने लिखा काफ़ी हाई चल रहे हैं, उसमें स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया थोड़ा, ताकि मुझे इस पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक तो आई वुड सजेस्ट कि आप, अब मुझे नहीं पता आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन वन ऑफ दोज प्रोविंस आप उसको टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन के पॉइंट्स मिल सकते हैं, आई वुड सजेस्ट कि उस पर एक दफ़ा नज़रसानी करें। एक बार देख लें कि अगर आप अपनी एक्सप्रेस प्रोफाइल डाल देते हैं, उस पर आपको कितना स्कोर, अच्छा उस पे आप ये देखें कि अगर आपकी एक्सप्रेस प्रोफाइल एंटर हो जाती है, आई डोंट थिंक कि कनाडा वुड रिजेक्ट यू कि आप तरीके से चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, अच्छा काफ़ी सारे लोग हैं इस तरह के जो ऑलरेडी कनाडा में थे, जो कि यहाँ पे पीआरजीटी प्रोग्राम के पे रह रहे थे। ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ से कोर्सेज किए थे या डिग्रीज की थी 1 से 2 साल की, और उनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए एट अ सर्टेन डेट। सो आफ्टर आफ्टर दैट टाइम दे गेट अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि अच्छा आप अगर स्टे करना चाह रहे हैं कनाडा में एज अ विजिटर, तो आप क्यों करना चाह रहे हैं। आपने वो चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं। दे एक्सटेंड योर वीज़ा ऑन फॉर अ विजिटर वीज़ा। आई नो पीपल हु आर हियर ऑन विजिटर वीज़ा राइट नाउ। अच्छा, उन लोगों के पास दो प्रोफाइल्स हैं जिन वीज़ास पे वो ट्राई कर रहे हैं। एक उनकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है, और एक उनकी है एक और कैटेगरी की जिसपे वो फ्रैंकोफोन के अकॉर्डिंग जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब फ्रैंकोफोन्स आर द पीपल हु स्पीक फ्रेंच। आई थिंक आई मेंशन दिस इन द फर्स्ट वीडियो। एक प्रोग्राम है जिसमें इफ़ यू आर अ फ्रेंच स्पीकर और आप एग्जाम पास कर लेते हैं लैंग्वेज का, उसके बहुत ज़्यादा स्कोर आपको मिलेगा। आप क्यूबेक में नहीं रह सकते, आप कनाडा के किसी भी और प्रोविंस में जाके रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्रेंच आनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपका कितना इंटरेस्ट है लैंग्वेज लर्न करने में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, आई वुड सजेस्ट आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक फ्रेंच लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उस पर रजिस्टर करें। मैंने खुद वो कोर्स किया था। आई थिंक इट वाज द फीस वाज लाइक 2500 और 3000 समथिंग लाइक दैट। हफ्ते में एक बार क्लास होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही कुछ था। रोज नहीं जाना पड़ता था, हफ्ते में एक बार क्लास होती थी। क्लास वाज अमेजिंग, टीचर वाज अमेजिंग, सुपर्ब। ट्राई करें कि अगर आप वो कोर्स ले सकते हैं वो कोर्स ले लें, और लैंग्वेज एग्ज़ाम पाकिस्तान में दे के वो सिक्योर कर लें। लंबा प्रोसेस है, आई नो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये आपको काम आएगा अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे आपको बहुत 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 काम आएगा। अच्छा, आपने आइल्स का मेंशन नहीं किया। आई एम नॉट श्योर आपने दिया हुआ है आइल्स का एग्ज़ाम या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ तो वो दे दें, उसकी अच्छी सी तैयारी करें, वो एग्ज़ाम दे दें। उसमें अगर आपका 8777 का स्कोर आ गया, आपको बहुत ज़्यादा स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी एज के भी काफ़ी ज़्यादा स्कोर होता है। अगर आप अंडर 30 हैं इस टाइम पे, तो आपको सिर्फ एज के 15 मार्क्स मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्सप्रेस एंट्री स्टफ, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। मेरा ओपिनियन ये है यहाँ पर कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने वर्क परमिटर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना इसी इंटेंशन से। एक्चुअल इंटेंशन आपका अगर यही है कि आपने यहाँ सेटल होना है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। उसको साइड पे करें और अपना एम्प्लॉयर वाली चीज़ आपकी एक साइड पे होगी। आई थिंक सो। अगेन, प्लीज डू नॉट टेक जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज वट आई नो, दिस इज वट आई हैव लुक्ड अप। तो एक्सप्रेस एंट्री वुड नॉट हर्ट यू, इट विल ओनली हेल्प यू मूविंग फॉरवर्ड। तो उस प्रोफाइल के लिए एक आपकी एज आ गई, अगर आप अंडर 30 हैं आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। उसके बाद आपका आइल्स का एग्ज़ाम आ गया। अगर फ्रेंच एग्ज़ाम आप ले लेते हैं, फ्रेंच के लिए भी अगर आपको बेसिक फ्रेंच भी आ गई है ना, खाली अपना नाम देना आ गया है, हल्का फुल्का सा बताना आ गया कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह, तो उस पर भी अगर आप A1 A2 का ही स्कोर ले लें, 4 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2, अगर आप A1 या A2 का ही ले लेंगे ना, उससे भी आपकी प्रोफाइल पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ही एक चीज़ का ना होना और किसी चीज़ का थोड़ा बहुत होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो लोग इस टाइम कनाडा के अंदर मौजूद हैं, वो लोग लेस देन एन ईयर पे दे आर ट्राइंग टू गेट B2। B2 मीन्स कि आप फर फ्रेंच बोलते हैं। कोशिश करें, अगर आप पाकिस्तान में हैं ना, अगर आप ले सकते हैं, आई वुड रिकमेंड 100% गो फॉर दिस। फ्रेंच को थोड़ा सा कर लें, है मुश्किल लेकिन ये कि हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स में हम आपके साथ अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्सप्रेस पे बात नहीं करते, हम आपकी दूसरी वाली प्रोफाइल पे बात करते हैं। जो आपका इंटेंट का लेटर है ना कि आप क्यों आना चाह रहे हैं,
वहाँ उसको आपने बहुत क्लियरली उस पे लिखना है कि आपकी क्या इंटेंशन है यहाँ आने की, और आपने बड़ा कन्विंसिंग लेटर लिखना है उसके अंदर कि आप आना चाह रहे हैं यहाँ के वेट बिजनेसेस को सीखने के लिए, कोई सर्टेन प्रोसीजर्स को सीखने के लिए, किस तरीके से रन करना है एक एनिमल हॉस्पिटल, वो सीखना आप चाह रहे हैं। जो भी आपका इंटेंशन है ना, वो आपने बड़ी क्लियरली डिफाइन करनी है। उसके अलावा आप ऑलरेडी यू नो अबाउट द होम टाइज थिंग, बट उस पे बहुत फोकस करें। अगर आप मैरिड हैं तो उसमें लिखें कि आपकी वाइफ या बच्चे आपको कंपनी नहीं करेंगे। अगर मैरिड नहीं हैं तो उसमें मेंशन करें कि आपके एजिंग पेरेंट्स हैं और आप ज़्यादा अरसा कनाडा में नहीं रह सकते उनको छोड़कर। दिस वुड बी अ गुड पॉइंट, क्योंकि जब आपने कनाडा से पाकिस्तान ट्रैवल करना होता है, इट टेक्स यू 2 days टू गेट देयर। उस पर लिखें अपने एजिंग पेरेंट्स को ज़रूर मेंशन करें, उनके बारे में लिखें कि आप उनको वहाँ पे ज़्यादा अरसा अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपने वापस जाना होगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पेरेंट्स की या आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कोई ज़मीनें हैं गाँव में या कहीं पे भी, वो उनको मेंशन करें लाज़मी कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं और आप उनको वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो योर ओनली रीज़न टू कम टू कनाडा इज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, only to gain some experience and some knowledge, all of the information that you can input in there, जो कि सेटिस्फाई कर सके आपके द ऑफिसर एट द आईआरसीसी, तो वो आपने ज़रूर लिखना है। उसके अलावा अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो दैट वुड बी अ लाइक अ ह्यूज बोनस पॉइंट फॉर यू। अगर नहीं है तो अभी तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रैवल करना, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वीज़ा कोई दे ही नहीं रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट आई होप यू डू हैव सम ट्रैवल हिस्ट्री। अगर वो है उसका मेंशन करें कि मैंने ट्रैवल किया, दुबई गया, सऊदीया गया, कहीं भी गया। वो बहुत सपोर्ट करेगी आपकी एप्लीकेशन को। आपने शो ये करना होता है कि यार मैं कोई भागने वाला नहीं हूँ, मैं वापस इधर ही आऊँगा। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, जो प्रोफेशनल लोग थे उनकी गलती नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की गलती है जो कि इललेजिटिमेट तरीकों से बाहर गए हैं और जिनकी वजह से बाकी लोगों के लिए इस तरह के इश्यूज पैदा हो गए हैं। और ये सिर्फ आप नहीं है, ये कितने सारे लोग हैं जो ये उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं इस वक्त, जो कि किसी और के किए हुए काम थे जो अब आपके मत्थे लग गए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके ऊपर फोकस करें। उसके अलावा आपने बताया कि एलएमआईए आपके पास ऑलरेडी है। ऑनेस्टली एलएमआईए इज गोल्ड एट द टाइम, गोल्ड माइन है इस टाइम कनाडा के अंदर। लोग जो है तरस रहे हैं उनको किसी तरीके से एलएमआईए जॉब मिल जाए, और एम्प्लॉयर्स काफ़ी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपसे पैसे ले रहे हैं ताकि वो आपको एलएमआईए दें, और उसके बाद जो वो आपको वेजेस ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल लिवेबल वेज नहीं है, और उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। या वो बिल्कुल मिनिमम वेज होगी या बिलो द मिनिमम होगी, पर उस पर आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ऑनेस्टली मिनिमम वेज के ऊपर आप नहीं यहाँ पे रह सकते, लाइक यू कैन नॉट सर्वाइव, स्पेशली अगर आप अकेले रहना चाह रहे हैं तो। एलएमआईए और वर्क परमिट के साथ भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर आपका जो जो भी आईआरसीसी पे ऑफिसर है ना, अगर उनको लगे कि ये धोखे से आया जा रहा है यहाँ पे, या कि इस क्वालिफिकेशन के काफी सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं कनाडा के अंदर और फिर ये यहाँ से क्यों आ रहे हैं। अब नाउ अगेन आई एम नॉट श्योर कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो किस प्रोविंस में है, किस सिटी में है, बट आई होप कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो किसी मेन सिटी में नहीं, वो किसी दूर दराज के बाहर की सिटी में है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अल्बर्टा आ रहे हैं, तो अल्बर्टा में आप जो है वो मेन सिटीज़ में नहीं आ रहे, आप कैलगरी नहीं आ रहे, आप एडमिंटन में नहीं आ रहे, आप मेन सिटीज़ में नहीं आ रहे, आप जा रहे हैं जी अल्बर्टा में, आप जा रहे हैं रेड डियर एक छोटी कम्युनिटी है, या फिर आप जा रहे हैं मतलब किसी दूर दराज के टाउन्स में बेसिकली, या विलेज में अगर आप लोकेट कर रहे हैं ना। इट डजंट साउंड ग्रेट बट यू नो दैट इज समथिंग दैट यू कुड बी लुकिंग फॉर। या फिर जो है वो आपका एम्प्लॉयर लोकेटेड है इन द प्रोविंस ऑफ मैनिटोबा, तो मैनिटोबा में भी जो है वो आप विनिपेग नहीं जा रहे, आप छोटे छोटे टाउन्स में जा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं ब्रैंडन में, या फिर आप फ्लिन फ्लॉन जा रहे हैं, छोटे छोटे सिटीज़ में आप जा रहे हैं, आपको उस चीज़ का बहुत एडवांटेज होगा। अगर आप मेन बड़े सिटी टारगेट कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट का भी इशू होगा और आपका स्कोर उस तरह से नहीं increase होगा। Again, something that I have looked up and I have discussed and researched with the people who are in the process of getting their visas and stuff done. Please do your own research too, okay? मेरी बात पे ना जाइएगा कल को आप मुझे कहें। अच्छा, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन आपने मेंशन की, जो भी एग्जाम वगैरह आपने पास किए हैं, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, हर चीज़ को आपने इन डिटेल लिखना है, इन डिटेल प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, प्रॉपर कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हर चीज़ की आपने इक्विवेलेंसी चेक करनी है। जो आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी है जो कि वेटरनेरियंस के लिए है, वो आप करवा सकते हैं अपनी नेशनल एग्जामिनिंग बोर्ड से, कनाडा में जो है, वहाँ से अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी रिसीव करें।
ताकि जिसमें वो स्टेट करे कि आपने जो भी एजुकेशन पाकिस्तान में ली है फॉर योर वेटरनरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो इक्विवेलेंट है उस सारी ट्रेनिंग के जो कि ये लोग कनाडा में प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी आपने एग्जाम पास किया हुआ है, दैट इज़ अनदर प्लस फॉर यू। आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास इक्विवेलेंसी आ जाए। जो आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी ना, जब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है बेसिकली आपके पास। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होगा तो जो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो रही होगी वहां पे इतनी खप नहीं आएगी। वो लोग इतना चीज के ऊपर फ्राउन अपॉन नहीं करेंगे कि ये क्या, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इन एडवांस बिफोर वो आपको एप्लीकेशन रिटर्न करें, आप खुद से अपने एंड पर ये चीजें जो है वो कंप्लीट कर लें। अब अगेन आई अंडरस्टैंड कि जो आपके जो भी कॉलीग्स थे उनकी वजह से आपको डाउट है कि शायद आपका भी ना हो। लेकिन अब ना मेरे पास डिटेल्स हैं कि उन कोलीग्स की एप्लीकेशन में क्या था, क्या नहीं था, क्या गलती उन्होंने क्या मिस्टेक की थी। कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी है, और अगर लिख रहे हैं तो सपोर्टिंग होना चाहिए। कोई चीज़ आप जो भी आप मेंशन कर रहे हैं ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, आपके पास हर चीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप लिख रहे हैं कि मुझे इंग्लिश आती है तो आपके पास आइल्स का एक रिजल्ट होना चाहिए। आप लिख रहे हैं कि आपको फ्रेंच आती है तो आपके पास फ्रेंच का लैंग्वेज का रिजल्ट होना चाहिए। हर चीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एप्लीकेशन को होल्ड किए हुए हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होगा। प्रूफ ऑफ फंड्स आई बिलीव राइट नाउ इज एट 14,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बन जाएगा कोई 30-35 लाख के अराउंड। ये आपके पास होना चाहिए आपके बैंक में। उसे आप यही दिखा रहे हैं कि आप जब कनाडा आ रहे हैं विद अलॉन्ग विद योर जॉब एंड एवरीथिंग, यू स्टिल हैव इनफ कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया LMIA वाला जॉब ऑफर। और LMIA उसकी डिटेल्स को प्रॉपर असेस कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ किसी चीज़ की भी आपकी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सारी चीज़ें बिल्कुल मैच करती हों, हर चीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, आपने कुछ भी लिखा है, आपने उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद जो आपने एक्सप्रेस एंट्री का लिखा कि आप कि उसका स्कोर ज़्यादा है, अगेन वो यू नीड टू गेट स्कोर तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनको लोग नहीं चाहिए हैं वो जिनका स्कोर एक सर्टेन लेवल पे नहीं है। इसी तरीके से तो इमिग्रेशन को कैप किया गया है। तो आपने ये नहीं देखना कि स्कोर ज़्यादा है आपका आएगा नहीं। यू नीड टू मेक एन एफर्ट कि आप उस स्कोर से ज़्यादा स्कोर लेके आएँ। और आप ये देखें कि आपकी कैटेगरी में जो है, जो अभी अगर ड्रॉज हुए हैं रिसेंटली, उसमें देखिए कि कोई भी कैटेगरी थी जो वेटरनेरियंस की थी, उसका क्या ड्रॉ था, उस ड्रॉ का कितना स्कोर था और उसमें कितने लोगों को इनविटेशन भेजा गया था। वो कैटेगरी वाइज देखें। सबका स्कोर हर कैटेगरी में सेम नहीं होता। डिफरेंट तरह के ड्रॉज होते हैं, डिफरेंट तरह के स्कोर होते हैं। जो लोग उनको नहीं चाहिए, उनका अभी इस टाइम नहीं चाहिए ना यहाँ पर, उसका सबसे ज़्यादा हाई स्कोर है। तो आप क्या पता उस कैटेगरी में हो ही ना, मे बी आपका स्कोर उससे नीचे आ रहा हो। अच्छा, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आई रियली थिंक यू शुड अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। आप क्योंकि एज अ वेट आप फॉल करते हैं हेल्थ अंडर हेल्थ कैटेगरी में। व्हाट इज एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन बनती है आपकी हेल्थ केयर। आप हेल्थ केयर में फॉल करते हैं। मैंने ये एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का ही पेज खोला हुआ है अपने पास। हेल्थ केयर में आप फॉल कर रहे हैं। मैं आपको NOC नंबर आपका बता देती हूँ। आपका NOC नंबर बनता है 31103। हेल्थ केयर यहाँ पर इस टाइम शॉर्टेज है। यहाँ पे हर तरह की हेल्थ केयर की शॉर्टेज है, इंक्लूडिंग वेट्स, विच इज आई थिंक विच इज अंडरस्टैंडेबल इज why the vets are very expensive. Vets are so freaking expensive, man. I really think you should apply for express entry under federal skilled program with your degree. I am sure you will get an invite, hopefully, inshallah. Yeah, this is like I just like did some more research because I just got an idea about something and I started looking up for you for those things. I think you should apply for express entry as soon as you can. उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपने नहीं छोड़ने हैं। आपने हर चीज़ का, हर बात का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, या कोई इस किस्म का रूल बिल्कुल नहीं है जहाँ पे आप की एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और आपका टेम्पररी वीज़ा नहीं हो सकता। अप्लाई फॉर बोथ, एंड आई रियली थिंक यू विल गेट योर एक्सप्रेस एंट्री वन एज वेल। यू रियली विल गेट इट, बट जस्ट मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपके सारे के सारे पूरे होने चाहिए। हर चीज़ की वेरिफिकेशन, हर चीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट इज़ लाइक अ मस्ट फॉर यू।
like get it as soon as you can. National Examining Board, just get it from there. Very important, super important, get that one done. अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया भी जाता है ना ऑफिसर की तरफ से कि अच्छा आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी है और आपने टेम्पररी वर्क के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, व्हाट आर योर रियल इंटेंशंस, उस पे भी आप क्लियरली उनको आंसर कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं परमानेंट रेजिडेंस में इन द फ्यूचर, लेकिन फ़िलहाल आपका जो इंटेंट है इस वक़्त यहाँ आने के लिए, वो इसी जॉब को परस्यू करने के लिए है। क्योंकि आपने वापस जाना है पेरेंट्स पेरेंट्स बिजनेस प्रॉपर्टीज ब्ला ब्ला ऑल दैट थिंग्स। हाँ, तो उससे आपने यही लिखना है कि इवन दो यू आर इंटरेस्टेड इन द परमानेंट रेजिडेंस इन द फ्यूचर परहैप्स, बट राइट नाउ योर इंटेंशन टू कम टू कनाडा इज जस्ट सो दैट आप अपने अप्रूव्ड LMIA के अंडर यहाँ पे रहकर कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर सकें फॉर बीइंग अ वेट एंड अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओके, तो जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपनी एप्लीकेशंस में, अपने लेटर्स में, वो चीज़ें आपको आपके काम आएंगी। एंड अगेन, being a healthcare professional, you will get priority. If I understand that correctly, I think you will get a priority. उसके बाद आपने जो आपका वर्क परमिट है ना, जब आप उसकी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो आपने उसमें ये बात मेंशन करनी है कि क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वेट्स की शॉर्टेज है, आप उस शॉर्टेज को फुलफिल कर आप लाइक आप यू हैव द क्रेडिबिलिटी कि आप उस शॉर्टेज को फॉर द शॉर्ट टर्म फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। एंड यू विल ओनली सर्व हियर ओनली वाइल योर LMIA इज वैलिड। अगर 1 साल का वीज़ा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 साल ही रहूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं रहूँगा, आई विल गो बैक। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर अबाउट इट। एक बार आप यहाँ आ जाएंगे, व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग दैट एक्सपीरियंस, 1 साल के बाद यू कैन ऐड दैट एक्सपीरियंस टू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, अज्यूमिंग कि आपको तब तक एक्सप्रेस एंट्री की तरफ से वीज़ा नहीं मिला, विच आई थिंक यू विल गेट। लेकिन अज्यूमिंग कि चलें आपको नहीं मिला, तो वो आपका 1 साल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, दैट विल गिव यू एडिशनल पॉइंट्स। So I don't see there is no way that it would get rejected or something. I think it would be great. I think things will work out for you, man, inshallah. अच्छा जी, तो just making sure कि आपके जितने भी जो आपके टेम्पररी वीज़ा है उसके लिए जितने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, इंक्लूडिंग योर वर्क परमिट, योर LMIA, all your degrees, all the supporting documents, your letter of intent, everything is up to date, everything has the matching and accurate information in them, और वो आप सबमिट कर दें। उसके अलावा you should also do go for your IELTS. If you can, go for the French. If you can't, that's okay too. Do submit your express entry profile. Submit it, कुछ भी नहीं होगा। उसको सबमिट करें और अपनी इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लाजमी लें। आई थिंक यू शुड ऐड दैट टू योर टेम्पररी वीजा प्रोफाइल एज वेल। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट आपका ऐड हो गया, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो गई। आई थिंक दिस विल लीड यू टू गेटिंग द वीजा। अगेन आई एम नॉट श्योर वाई द अदर पीपल्स वीजा वॉज रिजेक्टेड, बट बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी होगा। होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट योर वीज़ा। So go for it, do it. Best of luck. Do submit it. Let me know if you do actually manage to get your visa and you get here. Hopefully you do, inshallah. Thank you so much for sending in this email. I hope जो भी information provide की है that would work for you, and best of luck. Thank you. अच्छा, एक और चीज़, I just I know I said bye, but this is another thing. So I just looked up how many invitations were sent out for the healthcare professionals. Last draw was in August, on August 19, और healthcare and social services जिसमें आपकी कैटेगरी फॉल करती है, उनके जो ड्रॉ निकले एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ, जितने जो इन्विटेशन सेंड हुए हैं, these they are 2500 and the cut off CRS score is 470 score है। 500 plus is for other people, but you being a part, you're falling under the healthcare professionals, you are at 470. 470 is very doable, believe me, it's very doable. So just like really apply for express entry. I would encourage that, like 100% apply for express entry under the healthcare system. I told you already your NOC number. Again, it is 31103. That is your NOC number. It falls under the healthcare and social services occupations, so go for it, you will get it, inshallah. Acha ji, this was our topic of the day and question of the day. Thank you so much if you're still here listening to this, the conversation and the suggestions that I was providing. If you know something better that I did not know or I did not share, please do share in the comment section. If you have any queries, please send them to askthelala@gmail.com. I will add the email address in the description below. Anything that I may have missed to provide information to the to our vet here, or anything that I missed on,
when I was sharing my theory or my view on the crab mentality of Pakistanis. Please do share that too. I hope to hear from you soon. Inshallah मिलते हैं हम next episode में. You can also buy me a coffee if you want. Link is in the description below. If I do not get any more questions, I'll bring up something myself. Thank you for staying up till now. मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ, होपफुली नए क्वेश्चंस के साथ. अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का, जानवरों का, परिंदों का, सबका ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.